Hello बच्चों, today I am going to teach you sixth lesson of your science, that is biology part of your NCERT textbook. Name of the lesson is life process. So good luck dear students. All the processes which together keep the living organisms alive. हम जितने भी प्रक्रिया करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, एक साथ जो भी सुबह से शाम तक आप अपना एक प्रकार की लिस्ट बनाओ, उसमें जितने भी हम कार्य करते हैं और वो जो भी करते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए, एंड परफॉर्म टास्क टू मेंटेन द बॉडी, और हमारे शरीर को बनाए रखने के लिए वी आर डूइंग, एंड दैट इज द लाइफ प्रोसेस. तो बच्चों, प्रश्न ऐसा पूछा जाए, इफ द क्वेश्चन इट इज आस्क्ड लाइक दैट, व्हाट इज द लाइफ प्रोसेस, then you must be able to write definition of it and still more details about this 1 2 3 sentences. So finally, life process, what? The process which maintain body functions and necessary for survival are called the life processes. All the process which together keep the living organisms alive and perform the task to maintain the body are called the life processes. So can you give the example of the life process? Yes. In that, this full lesson, it is also divided in these 4 categories. First one, nutrition. Second, respiration. Third, transportation, and then excretion. We shall study very details about this lesson. We shall study in details about these 4 parts. हमारे शरीर के अंदर बच्चों लाइफ प्रोसेसेस होती है. उस लाइफ प्रोसेस को इस 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है. पहला, न्यूट्रिशन. हम जो खाना खाते हैं उस खाना हमारे शरीर के हर पार्ट तक पहुंचता है और उसमें से जो एनर्जी मिलती है उसको न्यूट्रिशन कहा जाता है. तो पहला हम न्यूट्रिशन कहेंगे. बाद में रेस्पिरेशन. न्यूट्रिशन, जो खाना, जो फूड हमने लिया है, जो फूड हमने लिया है, उस फूड को ब्रेक डाउन होकर के एनर्जी रिलीज होती है, और जो एरोबिक जो हम रेस्पिरेशन प्रक्रिया करते हैं, श्वासोश्वास की प्रक्रिया करके उस एनर्जी रिलीज करने में हेल्पफुल होता है. मतलब एनर्जी जो हमें रिलीज होती है वो रेस्पिरेशन प्रक्रिया. एंड देन ट्रांसपोर्टेशन. अभी हमें एनर्जी भी मिल गई, वो जो फूड मॉलिक्यूल्स या न्यूट्रिएंट पार्टिकल्स इसको पूरी बॉडी के अंदर, पूरे शरीर के अंदर ट्रांसपोर्ट करना, पहुंचाना, जहाँ पे जो हमारा माइक्रो सेल्स वी कांट सी बाय आवर नेक्ड आइज, वहाँ तक पहुंचाने का काम जो होता है वो ट्रांसपोर्टेशन. बात हो गई. जरूरी न्यूट्रिएंट सभी पार्ट्स में बॉडी में पहुंच तो गया, लेकिन जो जरूरी नहीं है, बिन जरूरी है, वेस्ट है, उसको एक्सक्रेशन प्रोसेस कहा जाता है. ये तो मैंने सिर्फ एक सेंटेंस में आपको समझाया, लेकिन ये लेसन के अंदर बच्चों हमें पूरी डिटेल्स पढ़ना है. जैसे कि न्यूट्रिशन क्या है, रेस्पिरेशन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन क्या है, एक्सक्रेशन क्या है. और आपको ये भी बात बता दूं स्टूडेंट्स, दैट दिस सेम लेसन इट इज कमिंग इन योर नेक्स्ट मीन्स इन द 12th साइंस आल्सो. इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, नॉट ओनली फॉर द स्टडी. सिर्फ पढ़ाई करने के लिए ज़रूरत नहीं है. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो आवर सेल्व्स, हाउ द प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी. हमारे शरीर के अंदर सभी प्रक्रिया कैसे होती है, उस जानने के लिए, मोर इन्फॉर्मेशन के लिए भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. तो बच्चों, नेक्स्ट पेज हम जा रहे हैं, एंड वो नेक्स्ट जस्ट वी हैव टू सी आफ्टर दिस. लाइफ प्रोसेस क्या सिर्फ हमारे एनिमल्स में ही होता है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर टेकिंग न्यूट्रिशंस एंड हैविंग अलाइव. एज वी डिस्कस इन द स्टार्टिंग, हाउ वी कैन डिफाइन द alive and dead. Alive means what? It taking the movement. क्या वो मूवमेंट करता है, ग्रो होता है, रेस्पिरेशन प्रक्रिया करती है, श्वासोश्वास की प्रक्रिया होती है, ग्रो होता है. ये whatever it is there, it is coming under the what? Life process. Life process मतलब सिर्फ में सिर्फ मूवमेंट होना भी जरूरी नहीं है. सिर्फ मूवमेंट करता है उसको ही अलाइव कहते नहीं है, जिंदा नहीं कहते. फॉर एग्जाम्पल, फैन इज देयर, तो फैन मूवमेंट करता है, तो क्या वो अलाइव है, जिंदा? नो, इट इज़ नॉट अलाइव. फॉर दैट मोर ग्रोइंग होना चाहिए, रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग लेना चाहिए, ग्रो होना चाहिए. एंड प्लांट्स ऑल्सो, प्लांट्स आर नॉट टेकिंग मूवमेंट, but some plants are there, they are moving also. For example, I am giving to you
चुई मुई, टच मी नॉट प्लांट, चुई मुई, हम उसके पत्ते को, उसके लीव्स को थोड़ा सा टच करते तो फोल्ड होने लग जाते हैं. एंड यू माइट बी हैव सीन द सन, सम फ्लावर्स, सम प्लांट्स मूव टुवर्ड द सन. सनफ्लावर जो है वो जैसे ही सूर्य का किरण आते उसी डायरेक्शन में वो क्या करने लग जाते हैं, मूवमेंट करने लग जाते हैं. सो सम प्लांट्स आल्सो, बट प्लांट्स आल्सो अलाइव, plants also taking the food, making the food, and that process is said to be the photosynthesis. Now see students, nutrition in the plant. तो photosynthesis process क्या है कि वो process कि जो plants के अंदर होती है, in which green plants convert simple inorganic materials. photosynthesis process plants में ही होती है. और आपको ये भी पता है there are the two types of the nutritions, mode of the nutritions. There are the two types of the mode of the nutrition. I would like to explain you mode of the nutritions. There are the two types of the nutritions, that is said to be the mode of the nutrition. Mode of the nutrition. One is the autotrophic, and second is the heterotrophic. Autotrophic only taking place in the plants. That organism which not able to make their own food, that is the heterotrophic, we people. लेकिन ऐसे organism जो खुद का खाना खुद बनाते हैं, that organisms can make themselves food, अपने आप से बना सकते हैं, उसको कहा जाता है, वो जो mode of the nutrition है उसको कहा जाता है autotrophic mode of the nutrition. तो प्लांट्स के अंदर जो न्यूट्रिशन है वो कौन से टाइप का है? ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन, बिकॉज द प्लांट्स मेक्स देयर ओन फूड. प्लांट्स जो है वो खुद का खाना बनाते हैं, खुद बनाते हैं. किस तरह बनाते हैं? तो कि वो जो है वो इनऑर्गेनिक मटेरियल यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में. और उसके लीव्स जो होता है उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर, और वो जो प्रोसेस होकर के C6H12O6 यानी ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन उसको रिलीज करता है. ऑक्सीजन वी पीपल आर टेकिंग इन द ब्रीथिंग प्रोसेस, और ये ग्लूकोज उनका खाना फूड होता है, स्टार्च. तो ये जो प्रक्रिया है उसको फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहा जाता है. दिस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ओनली टेकिंग प्लेस इन द प्लांट्स, ये सिर्फ प्लांट्स में होती है. और ये जो प्रोसेस है उसमें कौन कौन सी मेन रिक्वायरमेंट होती है? तो फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर और वाटर फ्रॉम द सॉइल. किसके प्रेजेंस में? और सनलाइट. और कहाँ पे होती है? तो प्लांट्स के अंदर जो ग्रीन लीव्स होते हैं उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, और वो क्या बनाता है? दैट फॉर्म द ग्लूकोज C6H12O6. ये ग्लूकोज कहा जाता है, और उसके साथ वो ब्रेथ रिलीज करता है गैस के फॉर्म में, और वो है ऑक्सीजन. एंड वी पीपल आर टेकिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द प्लांट्स. तो फाइनली व्हाट इज द फाइनल डेफिनेशन? लेट्स कम टू दैट अगेन. द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स, ऐसी प्रक्रिया जो ग्रीन प्लांट्स है वो सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल. कैसे सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं? इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, इनऑर्गेनिक CO2 एंड H2O. ये जो CO2 एंड H2O है वैसे सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को किस में कन्वर्ट करता है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल, जैसे कि ग्लूकोज C6H12O6. और किसके प्रेजेंस में होता है ये? इन द प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफिल एंड सनलाइट. इन द क्लोरोफिल, इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट. इस तरह की जो प्रक्रिया होती है, या कन्वर्जन जो होता है सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल टू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल, ये प्रक्रिया किसके प्रेजेंस में? सनलाइट. कहाँ पे? क्लोरोफिल पिगमेंट ग्रीन लीव्स के अंदर. और यूज क्या करते हैं? CO2 एंड H2O. और क्या बनता है? अपना फूड. किसका? प्लांट्स का, ग्लूकोज C6H12O6. और वेस्ट, ये आपको बात बता दो, ये ऑक्सीजन ये वेस्ट है उनके लिए, उनको जरूरी नहीं इसलिए थ्रो आउट कर देते हैं. और ये जो ऑक्सीजन है लेट्स वी आर टेकिंग इन द ब्रेथ. तो इस तरह का जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया कहा जाता है बच्चों.
ये फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया एंड दिस वन इज द डेफिनेशन। ये क्वेश्चन भी हो सकता है, एक्सप्लेन द ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन, एक्सप्लेन द ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन। डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू राइट डाउन दिस क्वेश्चंस लेटर ऑन। तो ये ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन में ये डेफिनेशन आपको कंपलसरी लिखनी पड़ेगी, और ये केमिकल रिएक्शंस भी आपको प्लांट्स के अंदर किस तरह होता है वो लिखना पड़ेगा। और ये टॉपिक जो हम मैं समझाने के लिए जा रहा हूँ ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, क्या इवेंट्स अकर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, क्या क्या इवेंट्स होती है बच्चों जब फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया होती है, तब कौन कौन से इवेंट्स अंदर होते हैं। यस, सबसे पहले तो आपको बता दूं, प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट, इसलिए सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल पिगमेंट। प्लांट्स के जो ग्रीन लीव्स होते हैं वो सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट एनर्जी करता है। एब्जॉर्ब मतलब यू नो वेरी वेल, एब्जॉर्ब उसको शोषता है, कंज्यूम करता है। क्या? दैट लाइट एनर्जी। व्हेन द लाइट एनर्जी ट्रैप ऑन द लीव्स, इट एब्जॉर्ब दैट लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल पिगमेंट। यह जो क्लोरोफिल पिगमेंट है वो सबसे पहले लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, फर्स्ट कंडीशन। देन conversion of the light energy into a chemical energy and splitting of water molecules into H and O. Dear students, chemical reactions I wanted to explain you. Here chemical reaction is the H2O, then it convert into the half H2 plus O2. This is the chemical reactions you have to remember. H2O gives 1/2 H2 plus O2 when light energy trap on it. ये लाइट एनर्जी के प्रेजेंस के अंदर ये जो वाटर मोलिक्यूल यानी कि H2O है, ये H2O है, वो H2O यहाँ पे हाफ H2 एंड O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स इनटू H एंड O। एंड देन नेक्स्ट थर्ड, रिडक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड टू द कार्बोहाइड्रेट। आप देख सकते हैं बच्चों, आपको पता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, यहाँ पे कार्बन जो है वो ऑक्साइड फॉर्म में है, जब उसके साथ ऑक्सीजन होता है तो ऑक्साइड फॉर्म में। लेकिन आप यहाँ से देखेंगे तो कार्बन जो है यहाँ पे ऑक्सीजन को लीव करता है, छोड़ता है, इसलिए उसका रिडक्शन होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, रिडक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट मतलब ये रिडक्शन हो रहा है, इट रिड्यूस, इट लूज द ऑक्सीजन मोलिक्यूल्स एंड इट फॉर्म द एयर ग्लूकोज एंड दैट्स व्हाई इट रिडक्शन इज टेकिंग प्लेस ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे सिर्फ ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड था और वो ऑक्सीजन को लूज करके यहाँ पे क्या बन रहा, यहाँ पे ग्लूकोज बन रहा, मीन्स हाइड्रेट बन रहा, एंड दैट्स व्हाई रिडक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। आई होप यू अंडरस्टूड। These are the 3 points it is taking place in the photosynthesis. Let I taught what is the photosynthesis process, and then I taught also that which are the events occurring when that photosynthesis process is taking place. And students, you have to remember it is very important. Let's I collected the important points and whatever it is very important, as well as it's covered from the textbook also. So I hope you understood. And next topic, let's we are moving for it. Okay, now just before it only chlorophyll it came. Students, this one is the leaf. एक जो ट्री है उसका एक लीव्स है, एक पत्ता है, उस पत्ते के अंदर यहाँ पे छोटे छोटे आप देख सकते हैं एक बहुत सारे होल्स होते हैं। जस्ट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सी बट इट इज़ प्रेजेंट देयर। तो ये जो है दीज आर द स्मॉल ऑर्गेनल्स हियर प्रेजेंट्स फाउंड इन द प्लांट सेल। इट कंटेन द क्लोरोफिल, और उसमें क्लोरोफिल होता है। क्या होता है बच्चों? क्लोरोफिल होता है, एंड विच एब्जॉर्ब द सनलाइट फॉर द फोटोसिंथेसिस। आप यहाँ देख सकते हैं एक प्लांट का जो पूरा बड़ा ट्री मैंने रखा है, और ये जो ट्री है उसके अंदर कितने सारे, यू नो वेरी वेल, देयर आर द लॉट ऑफ लीव्स आर प्रेजेंट। उस लीव्स के अंदर कितने सारे, एक लीव्स में एक लीफ निकाल दो और उस लीव्स के अंदर कितने सारे सेल्स होते हैं, और वो सेल्स के अंदर स्मॉल होल्स, स्मॉल ब्रीदिंग के लिए, रेस्पिरेशन प्रक्रिया के लिए, प्रोसेस के लिए, जो CO2 को एब्जॉर्ब करता है, O2 को रिलीज करता है, मॉइस्चर इट्स ऑब्जर्विंग। ये जो प्रक्रिया करने के लिए वहाँ पे स्मॉल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं इन द प्लांट सेल। इट कंटेन, उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, और वो क्लोरोफिल में स्टोमेटा, जस्ट यू विल लर्न डिटेल्स अबाउट इट, स्टोमेटा भी प्रेजेंट होते हैं, एंड विच एब्जॉर्ब द सनलाइट फॉर द फोटोसिंथेसिस। So next topic here means finally we studied the autotrophic mode of the nutrition. In that we studied the photosynthesis process, and then we studied the main events taking place in it, and then what is the structure of that chloroplast, and then now see next topic
हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन। जस्ट मैंने पहले ही कहा था कि जैसे ही खुद अपना खाना प्लांट्स बना सकते हैं, इसलिए वो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन में आते हैं और उसके लिए मेन प्रक्रिया प्रोसेस जो है फोटोसिंथेसिस होती है। लेकिन जो खाना खुद का नहीं बनाते हैं वैसे ऑर्गेनिजम्स आर कमिंग अंडर द हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। डियर स्टूडेंट्स, जो खुद का खाना नहीं बनाते, खाना नहीं बना सकते हैं, क्या आप अपने आप से पोटैटो उगा सकते हैं अपने बाल पे या कहीं पे? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। इट कैन ओनली पॉसिबल बाय द प्लांट्स एंड दैट्स व्हाई इट इज ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन। एंड हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन मीन्स व्हाट? द प्लांट्स एक्सेप्ट ऑर्गेनिजम्स, उसमें बहुत सारे छोटे बड़े, स्मॉल से लेकर बड़े तक, कि जो खुद का खाना नहीं बना सकते। इट डिपेंड अपॉन द अदर्स। So how can we define the heterotropic mode of the nutrition? Heterotropic mode of the nutrition means that organisms which are not able to make their own food, अपना खाना खुद नहीं बना सकते, but it depend upon the other organisms are said to be the heterotropic mode of the nutrition. वो ऑर्गेनिज्म जो खुद अपना खाना नहीं बना सकते, लेकिन वो अपना न्यूट्रिशन अपना खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होता है, उसको हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन कहा जाता है। बच्चों, अगर आपको समझ में नहीं आए, मेरे व्हाट्सएप नंबर आपको मैंने यहाँ पे मेरी जो यूट्यूब चैनल है उसके नीचे रखा हुआ है। लेट यू कैन शेयर योर कमेंट्स, यू कैन आस्क योर डाउट्स, एंड इफ़ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो, मुझे ज़रा बताना कि सर ये मुझे हमें पसंद है, समझ में आ जाता है। अगर कुछ और भी आपको चाहिए और एडिटिंग चाहिए, आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, कोई बात नहीं, यू कैन सजेस्ट। और अगर आपको एंजॉय हो रहा है, मज़ा आ रही है, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब का, और वहाँ पे एक बटन दबा देना ताकि अगर न्यू वीडियोज़ आपके सामने आए तो ऑटोमेटिकली आपको मिलता रहे। स्टूडेंट्स, से हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। वन इज द सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, देन सेकंड इज द पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, एंड थर्ड इज द होलोजोइक न्यूट्रिशन। बच्चों, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मैंने पहले समझाया दैट ऑर्गेनिजम्स डिपेंड अपॉन द अदर फॉर देयर फूड न्यूट्रिशन। अपना न्यूट्रिशन के लिए, अपना खाना के लिए वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होता है, उसको हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। और वो जो ऑर्गेनिजम्स में सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक किसको कहते हैं, पैरासाइटिक किसको कहते हैं, होलोजोइक किसको कहा जाता है? क्वेश्चन ऐसा आ जाता, तो लेट्स यू हैव टू नॉट फॉरगेट, एक्सप्लेन द हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशंस। If it is a lengthy question, it is asked and long questions for the more marks, then you have to write down all details about it. Saprophytes nutrition पहले तो देखेंगे। The mode of the nutrition in which organism obtain food from the dead and decaying organic matters. ऐसा मोड ऑफ द न्यूट्रिशन ये है जो ऑर्गेनिज्म की विच ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना है, जो डेड एंड डीके, जो मर गए और सड़ गए, जो मरा हुआ ऑर्गेनिज्म से या डीके मतलब सड़ गया, उसके पास से जो ऑर्गेनिक मैटर्स लेता है, उसका न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है, लेता है, खाता है, तो उसको कहा जाता है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई एम रिपीटिंग, सेप्रोफाइट्स न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि ऐसा एक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन है, ये एक इस प्रकार का न्यूट्रिशन का प्रकार है कि जो ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना खाना मरे हुए एंड सड़े हुए ऑर्गेनिक मैटर, उसके जो पदार्थ होते हैं उसमें से लेता है। जैसे कोई ऑर्गेनिज्म मर गया, वहाँ पे आपने देखा तो बहुत स्मॉल माइक्रो बैक्टीरिया एंड फंगी आ जाते हैं और उसको पूरा खा लेते हैं, वहाँ पे थोड़े दिन के बाद सब साफ हो जाता है। तो ये जो है इसको सेप्रोफाइट न्यूट्रिशन कहा जाता है। सेकंड वन इज द पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन किस तरह का है? द मोड ऑफ द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग देम। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, जस्ट यू फॉरगेट वन थिंग कि जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हेटरोट्रॉपिक में हम भी आ जाते हैं, हम अपना खाना नहीं लेकिन एक हमें ही सीमित नहीं है, ऑल यहाँ छोटे ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर के बड़े एलिफेंट तक ये आ जाता है, क्योंकि एलिफेंट्स आल्सो नॉट मेकिंग देयर ओन फूड। और मस्कीटो भी खुद का खाना नहीं बनाता। किसी ने देखा कहीं कि भाई मस्कीटो बहुत सारा इकट्ठा हुआ, वहाँ पे बहुत बड़ा फार्म बनाया और वहाँ पे उन्होंने बहुत सारा ग्राउंडनट उगाया? नहीं, इम्पॉसिबल है। तो ये भी किसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं। लेकिन मस्कीटो क्या करता है पता? कि वो खुद अपना फूड लेने के लिए, अपना खाना बनाने के लिए हमारे पास से ब्लड या बहुत सारा शक कर लेता है, हमें मारता नहीं है, लेकिन अपना खाना विदाउट किलिंग अस
और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं बहुत सारे एनिमल्स के अंदर, टेप फॉर्म, ये क्या करते हैं, ये जो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अपना खाना लेने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए वो दूसरे को हानि नहीं पहुंचाते, मतलब ये हार है, गेटिंग द ट्रबल एंड पेन, लेकिन वो बाहर नहीं डालते, लेकिन वो क्या करते, अपना खाना चूसते रहते। मस्कीटो ने किसी को मार नहीं डाला, किसी का किल कर डाला, नो, लेकिन वो हमारे पास से ब्लड, लाइस बाल के अंदर, वी आर सेइंग एज अ लाउस, जूही क्या करते हैं, बाल में से कंटिन्यूसली, कभी किसी ने सुना कि किसी ने लाउस मीन्स दैट जूही जो होता है उसने किसी को मार डाला, नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट, लेकिन वो अपना खाना दूसरे के पास से लेते, वो किलिंग नहीं करते, इस तरह का रिलेशन मेंटेन करते हैं, स्ट्रॉन्ग रिलेशन। हम निकालने को जाते हैं, ट्राई करते हैं लाउस को, तो क्या अंदर फंस जाता और चला जाता है, हम ट्राई करते बहुत सारी मेहनत करते, बहुत तकलीफ से हमें मिलती है, वो रिलेशन स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, लेकिन हमें कुछ फ़ायदा भी नहीं होता। यू कैन डिवाइड इन द 2 पार्ट्स, हियर इट इज़ नॉट रिटन, लेकिन आपको बता दूँ, उसमें 2 पार्ट, होस्ट, एक होस्ट बना देते हैं, और ये जो मैं आपको एक बात बता दूँ, इस तरह का रिलेशन जो कंटिन्यू होता है, और वो दूसरे को किलिंग नहीं करते, लेकिन उसका फूड कंटिन्यू लेते रहते हैं, तो मॉस्किटोज एंड टेपवर्म्स, यू हैव टू रिमेंबर। नाउ होलोजोइक न्यूट्रिशंस, अभी यहाँ पे हमने पहले देखा कि मरे हुए में से खाना खाते, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन हमने देखा कि वो किल नहीं करते, लेकिन अपना फूड उनके पास से कंटिन्यूसली लेते रहते, ऑब्टेन करते रहते हैं। होलोजिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, देखते हैं। द मोर ऑफ द न्यूट्रिशन दैट इन्वॉल्व्स इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन ऑफ लिक्विड और सॉलिड ऑर्गेनिक मटेरियल्स। आप देखो ये अलग ही प्रकार का है, इसमें हम आ जाते हैं। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले इंजेस्ट मतलब पूरा ले लेना, उसको डाइजेस्ट करना, उसमें से एब्जॉर्ब करना, और ज़रूरत नहीं उसको वेस्ट आउट को थ्रू आउट करना लिक्विड और सॉलिड के फॉर्म में। ये है होलोजोइक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन। अगेन होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या है होलोजोइक न्यूट्रिशन? होलोजोइक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को पूरा च्यू कर जाता है। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि पहले वो इंजेस्ट करता है, मतलब इंजेशन मतलब इंटेक, बाद में अंदर डाइजेशन पाचन करते हैं, पाचन हो जाने के बाद उसमें जरूरी ही उसको एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब शोषता है, और जो जरूरत नहीं है उसको थ्रू आउट करता है, फिर वो लिक्विड और सॉलिड के फॉर्म में। इस तरह का जो मोड ऑफ द न्यूट्रिशन होते हैं उसको होलोजोइक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ऑल एनिमल्स, बहुत सारे, टाइगर अगर भूखा है और डियर को अटैक किया, मार डाला, किल किया, हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स में आते हैं। यू कैन मेक द लिस्ट एंड यू कैन थिंक अबाउट इट। ह्यूमन बींग्स आल्सो आर कमिंग इन दिस। कि ह्यूमन बींग भी क्या करता है, बहुत सारे। अभी हम देखेंगे बच्चों न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। अभी हम देखेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। बहुत मस्त टॉपिक है, और ये टॉपिक आपको 12th साइंस में भी पढ़ने को मिलेगा बच्चों, पढ़ने को मिलने वाला है। और आज मैं चाहता हूँ, आई एम थिंकिंग दैट, और आई होप दैट ऑल्सो दैट यू विल अंडरस्टैंड। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। आपको फिर भी मैं कह रहा हूँ, फिर से एक बार रिवाइज करके कहता हूँ बच्चों, अगर आपको कहीं पर भी समझ में नहीं आए, ऐसा लगता है, लेट्स यू डायरेक्टली कॉन्टेक्ट थ्रू माई व्हाट्सएप नंबर। आई एम पुटिंग माई नंबर बिलो माई यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट whatever and wherever you have doubt, let you can ask free of mind. ओके, और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। अब हम देखते हैं किस तरह न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स होता है, ह्यूमन बीइंग के अंदर न्यूट्रिशन की पूरी प्रोसेस किस तरह होती है, ये हमें देखना है बच्चों। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं माउथ। आपको पता है हम खाना, फूड की स्टार्टिंग माउथ से ही होता है। अगर यहाँ पे सील कर दिया तो गए काम से, तो अच्छी बात है हमारे लिए। गवर्नमेंट आर सीलिंग आवर रूम्स व्हेन वी अफेक्टेड बाय द कोरोना इन्फेक्शंस, क्वारंटाइन कर देते। अगर इसको ओके स्टूडेंट्स, माउथ हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमारा जो भी खाने का प्रोसेस होती है न्यूट्रिशन, वो यहाँ माउथ से स्टार्ट होता है बच्चों। माउथ, इनटेक ऑफ फूड, खाना अंदर जाता है, जहाँ से कहते हैं
mouth, it is shown here, you can see, dear students. And diagram also you can draw. And when like this question, if it is asking in the board exam, you should free to draw without mistakes. और मैंने यहाँ पे ट्राई किया, और अगर फिर से अगर ज़रूरत पड़ेगी बच्चों, तो मैं इससे भी बहुत मेरे पास डायग्राम्स है, आई विल शेयर विथ यू. सबसे पहले माउथ, इनटेक ऑफ फूड, बाद में टिथ. यहाँ पे मैंने माउथ के अंदर टिथ नहीं दिखा है, लेकिन यू नो वेरी वेल, आप सबने देखा है. ब्रेक द फूड, फूड को क्या करता है? ब्रेक करता है. हमने अगर लार्ज पार्टिकल इट इज देयर, देन टीथ विल ब्रेक द फूड, उसको फूड को ब्रेक कर देगा. क्या कर देगा? ब्रेक कर देगा. बाद में टंग स्टार्ट इट्स ऑन व्हाट? इट्स फंक्शन. टंग जो है वो जो खाना है उसको च्यू करके उसको मिक्स कर देता है. किसके साथ मिक्स करता है? सलेवा के साथ. और वो टेस्ट करता है, उसका कौन सा टेस्ट है? बिटर है, स्वीट है, सोर है, कौन सा टेस्ट है? वो टंग करेगा, टेस्ट करेगा. टंग विल टेस्ट एंड रोलिंग द फूड, फूड को रोल करेगा. रोल करने से फायदा क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा सलेवा विल मिक्स. जो एक प्रकार का ग्लैंड जो भी मैं पढ़ाने के लिए आपको जा रहा हूँ, सो इट विल बी टेस्ट. एंड तो आपको पहले तो पता चल गया बच्चों, ये माउथ, बाद में टीथ, एंड देन इनटेक ऑफ द फूड माउथ से होता है. माउथ, इसको माउथ कैविटी भी कहा जाता है. बकल कैविटी में अंदर का जो ये माउथ, ये जो पूरा पार्ट होता है बच्चों, यहाँ पे जो है अंदर का ये पूरा, इट इज सेड टू बी द बकल कैविटी. हियर आई एम नॉट रिटन, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ, बकल कैविटी कहा जाता है. और ये बकल कैविटी के अंदर टंग, इट इज कमिंग. और ये जो है उसमें टीथ का काम ब्रेक द फूड, फूड को ब्रेक करना होता है. और टंग जो है उसका काम है टेस्टिंग द एंड रोलिंग द फूड. मतलब वो टेस्ट करता है, मतलब कौन सा टेस्ट है. स्वाद क्या है? कौन सा स्वाद है? खट्टा है, मीठा है, सुनवा रखे नहीं, बिटर यानी कि कड़वा है. और उसको साथ में ये जो टंग है वो रोलिंग करता है द फूड. जो फूड है उसको सलेवा के साथ वो सभी मिक्स हो जाए उस तरह रोल करता है. ओके, देन सलेवरी ग्लैंड्स. अभी ग्लैंड्स आती है बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ माउथ से सीधे ही थोड़े से ऊपर यहाँ पे हमारे एक प्रकार के सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं, सलेवरी ग्लैंड्स. और ये सलेवरी ग्लैंड्स जो है वो प्रोड्यूस सलेवा. सलेवरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस सलेवा. बच्चों सलेवा प्रोड्यूस करता है. सलेवा, जब कोई चीज़ देखते हैं तो ऑटोमेटिकली माउथ वाटर स्टार्ट हो जाता है, और जो वाटरिंग इट इज देयर, इट इज सेड टू बी द सलेवा. बच्चों वो सलेवा होता है. एंड सलेवा कंटेन एंजाइम्स, सलेवरी अमाइलेज. बच्चों ये आपको टिक मार्क भी करना पड़ेगा, और आपके सामने बुक्स में आपने रखी होगी, श्योरली यू आर द गुड स्टूडेंट्स, आपने रखा होगा. और वो जो पूरी सेल्फ ये नोट लिखना है, उसमें ये सलेवरी ग्लैंड्स में से जो सलेवा निकलता है और वो एंजाइम्स उसके अंदर होता है, वो एंजाइम का नाम है सलेवरी अमाइलेज. सलेवरी अमाइलेज. एंड दैट ब्रेक डाउन स्टार्च फूड टू सिंपलर शुगर. हम जो भी खाना खाते हैं उसमें से जो स्टार्च बनता है, उस स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है ये सलेवा. आपको पता है कि जब हम बच्चों खाना खाते हैं, जब थोड़ी देर के बाद हमारे सलेवा फूड के साथ मिक्स हो जाता है बाय द हेल्पिंग ऑफ द टंग, बाद में हमें ओरिजिनल टेस्ट आता है, मीठा मीठा यानी स्वीट लगने लग जाता है. इट मीन्स व्हाट? दैट सलेवा ने अमाइलेज जो एंजाइम्स रिलीज किया, दैट इज सलेवरी अमाइलेज. वो सलेवरी अमाइलेज ने जो स्टार्च था उसको ब्रेक डाउन कर दिया और वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर दिया. सो ये आपको इक्वेशन भी याद रख सकते हो कि स्टार्च के साथ हमने जो खाना खाया बच्चों, उसके अंदर हम कोई भी कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड खाते हैं, फिर आप शुगर खाओ, चपाती खाओ, चपाती इज मेड अप फ्रॉम द व्हीट, इसमें कार्बोहाइड्रेट बच्चों होते हैं. और वो कार्बोहाइड्रेट से दूसरा फॉर्म क्या होता है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, स्टार्च मतलब फाइनल स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट मतलब स्टार्च आप कंसिडर करो. तो स्टार्च के साथ जब सलेवरी अमाइलेज मिल जाता है तो वो शुगर बनता है. तो शुगर हमने ये हमारे घर पे जो शुगर कहते हैं उसका टेस्ट करो तो भी स्वीट होता है, और ये भी हमें टेस्ट कैसा मिलता है? स्वीट मिलता है. और उसका केमिकल फार्मूला भी यही होता है जो हमने आगे देखा था, C6H12O6. ये शुगर या स्टार्च का केमिकल फार्मूला होता है. तो ये हमने देखा माउथ, टीथ, टंग, सलेवरी ग्लैंड्स. सलेवरी ग्लैंड्स में सलेवा, और सलेवा जो है वो एंजाइम्स कंटे, उसका नाम है सलेवरी अमाइलेज. और वो जो है वो स्टार्च को जो है वो ब्रेक डाउन करके सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है.
तो स्टार्च जब सलेवरी अमाइलेज से मिल जाता है तो शुगर बन जाता है। एंड नाउ दिस ओएसोफेगस इट इज देयर। उसके बाद आप देख सकते हैं माउथ, यहाँ पे सलेवरी ग्लैंड्स के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों वहाँ पे ओएसोफेगस है। और ओएसोफेगस को मैं नेक्स्ट पेज के अंदर एक्सप्लेन करता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, कम फॉर नेक्स्ट पेज। ओएसोफेगस, अभी ओएसोफेगस जो है वो टेकिंग फूड फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक, टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक बाय द पेरिस्टैटिक मूवमेंट। ये इसका मेन काम क्या है भाई, यहाँ से हमने खाना जो फूड माउथ में लिया, टीथ ने अपना काम कर दिया, टंग ने अपना काम कर दिया, सलेवरी ग्लैंड्स ने सलेवा अमाइलेज को रिलीज करके फूड के साथ मिक्स होकर के अभी यहाँ पहुँचा है भाई। तो अभी यहाँ से आगे तो पहुँचाना पड़ेगा ना। तो ओएसोफेगस विल स्टार्ट देयर contraversions. It will be start the peristaltic movements. इस तरह contractions will be start. एक movement it will be arise. थोड़ा खुलना बंद होना इस तरह स्टार्ट मूवमेंट होगा। और वो जो मूवमेंट जो है आपको पता है कि रबर जो है, रबर को आपने हमारे पास से लेट्स आई वांटेड टू शो यू, अगर इस तरह का रबर है और रबर को हम यस आई हैव, बच्चों देखिए ये रबर जो है इसको अगर हम इस तरह रिलीज कर देंगे क्या हुआ, इट विल बी मूव आउट। तो मीन्स अगर रबर जो इट इज़ पेरिस्टैटिक मूवमेंट, इट इज़ पेरिस्टैटिक मूवमेंट। तो ये पेरिस्टैटिक मूवमेंट की वजह से जो खाना यहाँ पे था दैट वो फूड विल बी मूव डाउनवर्ड्स एंड इट विल कम टू द स्टमक। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ओएसोफेगस? ओएसोफेगस फंक्शन इज दैट टेकिंग फूड फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक। जो खाना है वो माउथ से स्टमक तक लाने के लिए पेरिस्टैटिक मूवमेंट करता है, वो करता है ओएसोफेगस। ओएसोफेगस इज अ फूड पाइप ओनली, वो खाने का जो पाइप है उसमें ही आते हैं। आपको बता दूं एक एक्स्ट्रा मैंने जहाँ पे लिखा नहीं है, माउथ टू द एनस तक जो पाइप है दैट इज सेड टू बी द एलाइमेंट्री कैनाल। बच्चों ये याद रखना, एलाइमेंट्री कैनाल फूड पाइप। जो खाना कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से, और एट लास्ट इट विल बी मूव फ्रॉम द डिफरेंट ऑर्गन्स एंड इट विल बी थ्रू आउट थ्रू द एनस। यहाँ एनस से हम उसको बाहर एक्सक्रेट करते हैं, वहाँ तक का जो भी एक कैनाल्स के फॉर्म में, एक फूड पाइप की फॉर्म में हमारे सामने का तैयार होता है कैनाल, एंड इट इज सेड टू बी द एलाइमेंट्री कैनाल। एलाइमेंट्री कैनाल कहा जाता है। सो दैट इज सेड टू बी द एलाइमेंट्री कैनाल। You have to remember students, elementary canal. It is said to be the elementary canal. Now stomach. अभी हम पहुँचे हैं ओएसोफेगस से। आप देख सकते हैं ये जो पार्ट है वो स्टमक का पार्ट है। ये इतना सा पार्ट जो बच्चों है वो उसको कहा जाता है स्टमक का पार्ट। स्टमक इज द लार्ज ऑर्गन्स टू एंड इट एक्सपांड्स व्हेन फूड एंटर्स इन इट। बच्चों ये आपको ऐसा छोटा लगता है, लेकिन कभी कभी टेस्ट ज़्यादा मिलता है तो बहुत कंट्रोल करना, लेकिन कभी कभी आपको पता है तो ज़्यादा खा लेते हैं, कभी कभी कम रहता है, लेकिन ज़्यादा आए तो एक्सपांड होता है, थोड़ा कम रहा तो स्लोली चलता है। तो दिस टाइप ऑफ द थिंग्स इज टेकिंग प्लेस इन द स्टमक। स्टमक इज स्टोरिंग, ये हमारा बहुत बड़ा स्टोर है जहाँ पे वो लार्ज ऑर्गन है और वो एक्सपांड व्हेन फूड एंटर्स इन इट। जब नहीं होता तो स्लो हो जाता है और जब ज़्यादा होता है तो वो एक्सपांड होता रहता है। तो ये हमारा स्टमक जो है उसमें फूड स्टोर होता है, लेकिन स्टोमक सिर्फ फूड स्टोर करने का काम नहीं करता। वहाँ पे आपको पता है बहुत घंटे तक, सम आवर्स दैट फूड इज रिमेन देयर, स्टोर देयर, और अंदर बहुत सारी प्रक्रिया चलती होती है बच्चों। तो वो देख लेते हैं कौन कौन सी प्रक्रिया चलती रहती है। सबसे पहले गैस्ट्रिक ग्लैंड्स उसमें प्रेजेंट्स होता है बच्चों। ये जो स्टोमक है उस स्टोमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट्स होते हैं। हमने आगे देखा बेटा, हमने आगे सलेवरी ग्लैंड्स देखा, और दूसरा मैं आपको जो समझाने के लिए जा रहा हूँ लेट्स इट इज द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। आपको अभी मैं जो पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ बच्चों वो ये स्टोमक है, और ये स्टोमक के अंदर जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है वो ग्लैंड्स का नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। इसको गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहा जाता है। इट रिलीज गैस्ट्रिक जूस, और इसमें से गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है, और वो जो जूस होता है इट कंटेन 3 टाइप्स ऑफ फाइनली एंजाइम्स, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक, पेप्सिन एंड म्यूकस। बच्चों इसमें से जो जूस यहाँ से रिलीज होता है, और वो जो है ये ग्लैंड्स में से जो जूस निकलता है उसमें 3 प्रकार के होते हैं यहाँ पे स्टोमक में से। तो वो है एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा है पेप्सिन एंड तीसरा है म्यूकस। ये तीनों का बहुत बड़ा रोल्स होता है बच्चों। हमारा खाना अंदर आ गया, माउथ से लेकर के
यहाँ से पास होकर के ओसोफेगस से लेकर के यहाँ पे स्टोमक तक हमारा खाना यहाँ पे स्टोर हुआ, अभी यहाँ पहुँचा, तो यहाँ पे स्टोमक में से गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इट इज प्रेजेंट, इट विल बी रिलीज 3 टाइप्स ऑफ द हॉर्मोन्स हियर। क्या क्या होता है? एक तो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा होता है पेप्सिन एंड तीसरा होता है म्यूकस। अभी ये तीनों का मैं फंक्शन समझाने के लिए जा रहा हूँ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेक्स मीडियम एसिडिक। बच्चों ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड सबसे पहले यहाँ पे जो रिलीज हुआ तो वो हमारा खाना है उसको एसिडिक बना देता है। बच्चों आपको एक बात बताओ तो आप सोचेंगे ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना स्ट्रांग होता है, इट इज कॉन्सेंट्रिक एसिड टाइप ऑफ द एसिड इट इज प्रेजेंट, पूरा एसिडिक मीडियम बना देता है और इसलिए ये रिलीज होता है अंदर, ताकि हमारे बॉडी के अंदर, हमारे स्टोमक के अंदर कुछ टाइम तक जो खाना पड़ा है उसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज क्रिएट हो गए होते हैं, बन जाते हैं, हार्मफुल होते हैं, बहुत डेंजर होता है, बहुत हार्मफुल होते हैं, बहुत हमें हानि पहुंचा सकते हैं। ऐसे बैक्टीरिया उस खाने के अंदर बन जाते हैं। तो वो जो फूड में जो बैक्टीरिया बन गए उसको किल करने के लिए, उसको मारने के लिए बच्चों ये एसिडिक मीडियम बनता है। बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड in the stomach. It 2 main functions. What is that 2 function? First one is that it make the acidic medium. वो acidic medium बनाता है. And the second one is that it kill the harmful bacteria developed in the food. और दूसरा है पेप्सिन। आपको पता है यहाँ पे जो गैस्ट्रिक जूस है उसमें एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दूसरा पेप्सिन भी रिलीज होता है। तो पेप्सिन क्या करता है? ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू एमिनो एसिड। आपको पता है बच्चों हम जो खाना खाते हैं उस खाने में कितना प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, फैट हो सकता है, विटामिन हो सकता है, मिनरल्स हो सकता है, फैट हो सकता है, रोफेज हो सकता है। ये सभी में से अलग अलग हमारे शरीर के अंदर एंजाइम्स काम करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, सलेवा, अमाइलेज। लेकिन बात यह है यहाँ पे कि हमने अगर प्रोटीन खाया, प्रोटीन पीस, कोई भी दाल, मूंग दाल में जो भी होते हैं उसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है, तो वो जो न्यूट्रिएंट्स है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए उसको पेप्सिन की जरूरत पड़ती है। तो हमारे स्टोमक के अंदर अगर हमने प्रोटीन कंटेनिंग फूड है तो उसमें से पेप्सिन वर्क करने लग जाएंगे एंड इट स्टार्ट द कन्वर्जन ऑफ द प्रोटीन इनटू द एमिनो एसिड। It will be start from that proteins into the amino acid. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने देखा है कि पेप्सिन प्रोटीन पे काम करता है और वो क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं किसको? प्रोटीन, और उसको किस में कन्वर्ट करता है? प्रोटीन्स इनटू एमिनो एसिड। याद रखना है बच्चों, आपको याद रखना पड़ेगा ये। और ये बात भी याद रखना है कि ये एसिडिक मीडियम में काम करता है। ये जो आपको पता है यहाँ पे स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज द एसिड एंड इट फॉर्म एसिडिक मीडियम, और एसिडिक मीडियम हो जाने के बाद ही ये पेप्सिन काम कर सकता है, यानी कि प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है। बाद में देखते थर्ड वन इज द म्यूकस। म्यूकस प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक। बच्चों आपको ये भी पता है, देखो किस तरह वेल अरेंज्ड फंक्शन टेकिंग प्लेस। आपको पता है पहले गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ने क्या रिलीज किया, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों किया? ताकि वो पूरा एसिडिक मीडियम बन जाए, और बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड मैंने पहले समझाया। और वो एसिड बन जाने के बाद स्टोमक के अंदर पेप्सिन स्टार्ट इट्स फंक्शनिंग, और वो क्या करता है? प्रोटीन टू इम्यूनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन आपको पता है ये इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है कि अगर वो लॉन्ग टाइम इसी तरह रहा तो हमारे जो स्टोमक की जो वॉल होती है वो बहुत इफेक्टिव हो जाती है। इट इज़ वेरी क्रिएटिंग प्रॉब्लम इन दैट। तो ऑन द स्पॉट वहाँ पे जो अंदर की यहाँ लाइनिंग जो है, ये स्टोमक की जो वॉल होती है, वो ऊपर की जो लेयर होती है, उस लेयर को बचाने के लिए म्यूकस रिलीज होता है। म्यूकस वो एक प्रकार का बेस ही कहलाता है, ताकि वो जो है एसिडिक मीडियम है वो दीवार पे कोई भी प्रकार का इफेक्ट कर पाए नहीं। सो मीन्स म्यूकस इज व्हाट? इट प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग स्टोमक। आपको पता है एसिडिक मीडियम बन गया तो म्यूकस वहाँ पे जो स्टोमक की जो दीवार है, जो वॉल है, जो लेयर है, वहाँ पे वो एसिडिक मीडियम का अफेक्ट नहीं होती। एक प्रकार का वहाँ पे लेयर बना देते हैं और वो वहाँ पे कोई भी प्रकार का एसिड उससे अफेक्ट नहीं। तो इट प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक फ्रॉम द एसिडिक मीडियम। सो दिस वन इज दैट वी हैव सीन ओसोफेगस। बाद में देखा स्टोमक के बाद गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में ये
टॉपिक के अंदर हमने पूरा ध्यान से पढ़ा है बच्चों। अभी हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले ही देखा स्टार्च जो है, पहले आगे मैंने पढ़ाया था कि सलेवरी अमाइलेज वो क्या करते हैं, स्टार्च से शुगर यानी ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। फैट है वो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। एंड प्रोटीन मैंने अभी समझाया, प्रोटीन से किस में कन्वर्ट होता है, एमिनो एसिड। कहने का मतलब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में से सिंपलर फॉर्म में कन्वर्जन होता है, बाद में वहाँ से सीधा एनर्जी रिलीज हो सकती है। आपको पता है कि पहले कोई कॉम्प्लेक्स थी उसमें सिंपल फॉर्म में कन्वर्जन होता है ना, लास्ट में उसमें से एनर्जी रिलीज होती है बच्चों। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि स्टार्च में से शुगर में कन्वर्जन होता है, फैटी एसिड में से फैट में से फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्जन होता है, और प्रोटीन से एमिनो एसिड में कन्वर्जन। और ये जो कन्वर्जन होने के लिए हार्मोन्स एंड एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है हमारे शरीर के अंदर। बच्चों आपने देखा यहाँ तक हम पहुँचे, स्टोमक तक तो पहुँच गए थे। अभी स्टोमक से लेकर के, अभी स्टोमक में खान जो भी कह देंगे कि पेप्सिन ने काम अपना कर लिया, फाइनली पेप्सिन इज वर्किंग ऑन इट, फाइनली हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने एसिडिक मीडियम बना दिया, और बाद में एसिडिक मीडियम बच जाने के बाद पेप्सिन ने प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्जन भी कर दिया। अभी एमिनो एसिड वाला को यानी प्रोटीन डाइजेस्टेड हो गया, वहाँ से जो भी फूड था वो फूड आगे बढ़ेगा, और वो सीधे आप देख सकते हैं यहाँ से जाएंगे तो यहाँ से सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में निकलेंगे फूड, और स्मॉल इंटेस्टाइन में से बाद में ऊपर का जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। आपको एक बात बता दूं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, यहाँ पे मैंने शायद लिखी नहीं है, आपको पता है या नहीं है, हमारे बॉडी में सबसे बड़ा यानी लॉन्ग ऑर्गेन्स होते हैं तो वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टूडेंट्स, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लार्जेस्ट ऑर्गेन्स इन अवर बॉडी। उसके अंदर आपको फूड की बात करेंगे हम तो विली क्या होता है। सो विली इज द लाइक दैट स्ट्रक्चर इट इज प्रेजेंट। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है फूड पाइप के अंदर यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में, इस तरह हेयर लाइक द स्ट्रक्चर it is present and when the food is coming like this, so how it move taking place, let you see here, just I have shown here कि इस तरह यहाँ से फूड निकलते हैं, यहाँ पे इस तरह धीरे धीरे उसको पासेस होने लगता है। और विली से दो फायदा होता है, विली लाइक द स्ट्रक्चर, हेयर लाइक द स्ट्रक्चर से फायदा ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें से मॉलिक्यूल्स किस तरह ऑब्जर्व होता है। लेट्स हियर आई हैव शोन। तो यहाँ पे फिंगर लाइक द प्रोजेक्शन या फिंगर लाइक हेयर लाइक द स्ट्रक्चर इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट होता है। दिस इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्प्शन, ये ज़्यादा से ज़्यादा फूड को एब्जॉर्ब कर सकते हैं इसलिए उसका एरिया बढ़ाते हैं। विली आर द सप्लाई ऑफ द फूड टू ब्लड वेसल। ये विली जो होता है, इसके अंदर जो विली मैंने यहाँ पे जो समझाया वो विली जो होता है वो सरफेस एरिया बढ़ाता है और एब्जॉर्प्शन पावर भी बढ़ाता है। मतलब उसमें से न्यूट्रिएंट जो चाहिए, जो सिंपलर फॉर्म में जो बन गया न्यूट्रिएंट उसको एब्जॉर्ब करना और बाद में सप्लाई टू द फूड टू द ब्लड वेसल, और बाद में वो ब्लड वेसल में लास्ट में पासेस कर देता है, वहाँ से सीधा हमें एनर्जी मिलती है। देन द ब्लड वेसल टेक्स द फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर कितने सारे जो सेल्स होते हैं वहाँ पे फर्स्ट टू द लास्ट तक वो क्या कर देते हैं, अपना जो न्यूट्रिएंट यानी एनर्जी है वो पहुँचाने का काम करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से। मतलब सबसे ज़्यादा ऑब्जर्प्शन यहाँ पे होगा। एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन इट इज देयर। लार्ज इंटेस्टाइन मीन्स व्हाट, अभी अनएब्जॉर्ब्ड फूड सेंड टू द लॉन्ग इंटेस्टाइन। मतलब अभी जो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो गया, लेकिन एब्जॉर्प्शन के बाद एक्स्ट्रा जो है ज़्यादा जो मतलब जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, जो एनर्जी मतलब न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्बेबल नहीं है, वहाँ से सीधे सीधा लार्ज इंटेस्टाइन में ये पास किया जाता है। एंड लॉन्ग इंटेस्टाइन वेयर इट इज वोल एब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम दिस मेट। यहाँ पे सबसे ज़्यादा पानी या ऐसी चीज़ जो है वाटर में वो ज़्यादा एब्जॉर्ब किया जाता है, और जो नहीं ज़रूरत मतलब एब्जॉर्बेबल नहीं है देन इट रेस्ट ऑफ द मटेरियल्स सेंड टू द रेक्टम टू द एनस, मतलब वो रिमूव किया जाता है। और यहाँ पे ही आपको बच्चों ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम किस तरह माउथ को लेकर के एनस तक है वो एक्सप्लेन किया है। एंड नेक्स्ट माय वीडियो विल बी देयर फ्रॉम द नेक्स्ट टॉपिक एंड वी शैल सी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन। आई होप यू एंजॉय and I hope you understood also. Again I'm saying if you have the doubt, you can contact to me through my WhatsApp number, and if you are liking then send me the good reviews of this video, and whatever it is, if it is means you are enjoyed and you understood, then also don't forget to put your comments and remarks. Thank you dear students.